बोल रहे हैं, दीदी ने कहा था हिंदुओं पर हेट स्पीच दो। और इतना ही नहीं, हुमायूं कबीर अब हिंदुओं से माफी भी मांग रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि रावण को भी लगता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। कोई किसी को टाटा गुड बाय कर रहा है, कोई बंगाल में थर्ड फ्रंट को वेलकम कर रहा है। क्या चल रहा है बंगाल में, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। মুখ্যমন্ত্রীর কথা রাখতে গিয়ে সেদিন এই হিন্দু ভাইদের মনে যে আঘাত পেয়েছিল। बुर्खा और हिजाब आखिरकार उतर ही गया। हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव। यहाँ कमल फूल की सरकार बनाने के लिए आप सभी लोग तैयार है क्या? अरे ऐसे नहीं, ममता बनर्जी के बहरे कान तक जाना चाहिए। तैयार है क्या? बांग्ला प्राइड की छतरी तले ममता बनर्जी धीरे धीरे हिंदुओं को अपनी तरफ समेटने वाली सियासत कर रही थी। सॉफ्ट हिंदुत्व की हल्की लकीर बंगाल में खींची जा रही थी। बीजेपी की घुसपैठिया मुद्दे की काट दीदी ने दीघा में जगन्नाथ धाम, सिलीगुड़ी में महाकाल महातीर्थ और कोलकाता में दुर्गा आंगन के जरिए निकाली ही थी कि बनी बनाई सियासी बिसात को बिगाड़ने वाला एक बयान सामने आ गया। ममता के खिलाफ आवाज बुलंद करे हुमायूं कबीर ने दावा कर दिया कि ममता के कहने पर उन्होंने 2024 के चुनाव में हिंदुओं के खिलाफ बयान दिए थे और इसके लिए उन्होंने हिंदुओं से माफी भी मांगी। यानी एक तरफ हुमायूं कबीर ने ममता के खिलाफ थर्ड फ्रंट का ऐलान किया, उसके बाद ममता के सॉफ्ट हिंदुत्व वाली सियासी रणनीति पर चोट की और खुद की कट्टर इमेज को सुधारने के लिए काम किया। यूसुफ पठान के वोट দেয়, এই यूसुफ पठान के वोट দিয়ে জিতানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল। আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কথা রাখতে গিয়ে সেদিন এই হিন্দু ভাইদের মনে যে আঘাত পেয়েছিল, আমি তার জন্য আজকে প্রকাশ্য এই লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। अब सवाल उठता है कि क्या सचमुच ममता बनर्जी चुनावी जीत की स्ट्रैटेजी एक्सपोज हो गई? क्या दीदी एक तरफ हिंदुओं को लुभाने के लिए मंदिर और पूजा की बात करती है और दूसरी तरफ अपने शागिर्दों को हिंदुओं के खिलाफ एक स्पीच देने को कहती है और इसकी बैलेंसिंग एक्ट को सीढ़ी बनाकर बंग विजय का खाका खींचती है? हुमायूं कबीर जिस बयान के लिए हिंदुओं से माफी मांग रहे हैं वो 2024 के लोकसभा चुनावों के समय का है, जब हुमायूं ने भड़काऊ बयान देते हुए बीजेपी नेताओं को भागीरथी में फेंकने की बात कही थी। 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি, রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেবো। তাহলে তোমরা হাতির পা দেখেছো। কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেশি আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি। ये 70-30 की बात और बीजेपी नेताओं को धमकाने का पैंतरा हुमायूं कबीर ने ऐसे ही नहीं अपनाया। इसके कुछ ही महीनों पहले ममता बनर्जी के एक बयान ने काफी सवाल खड़े किए थे। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोग को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। क्या ये शहर थी हुमायूं कबीर जैसे नेताओं के लिए? क्या ये कवर फायर था कट्टर नेताओं को जो खुलेआम बीजेपी नेताओं और हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करते हैं? हुमायूं कबीर बार बार ममता के पॉलिटिकल पाथ की पोल खोल रहे हैं। जो करना करते हैं, लेकिन जिताना चाहिए, यही बोला। इसीलिए मैं उसी टाइम इनको पार्टी को उम्मीदवार को जिताने के लिए वो बात किया, यही बोल दिया। हुमायूं कबीर जिस इलाके में कैंपेन कर रहे थे वहां टीएमसी को 2024 में बड़ी जीत हासिल हुई। बहरामपुर लोकसभा सीट से यूसुफ पठान को 38.08% वोट हासिल हुए। मुर्शिदाबाद में टीएमसी के अबू ताहिर खान को 44.65% वोट मिले और जंगीपुर से खलीलुर रहमान को 39.75% वोट मिले। और अब जब हुमायूं कबीर ने ममता दीदी का साथ छोड़ दिया है तो इस जीत के पीछे की पूरी पटकथा सुना रहे हैं। एक तरफ दीदी पर घुसपैठियों की तरफदारी करने के आरोपों की धार तेज थी, अब तुष्टीकरण के इस खुलासे के बाद से टीएमसी के इस नैरेटिव पर बीजेपी का हमला तेज है। बुर्खा और हिजाब आखिरकार उतर ही गया।
टीएमसी आज तो दावा करती है कि वो मंदिर बना रही है, वो हिंदुओं की शुभचिंतक है, परंतु टीएमसी का मतलब है तुष्टीकरण मुझे चाहिए। और इस तुष्टीकरण की राजनीति में किस प्रकार से हुमायूं कबीर, जो बाबरी बनाने की बात करता है और उसकी गिरफ्तारी नहीं होती पश्चिम बंगाल में, उसने बताया कि हिंदुओं के खिलाफ जहरीले बयान देने की बात ममता बनर्जी ने ही उसे कही थी। टीएमसी जा रही है, भाजपा पश्चिम बंगाल में आ रही है। भाजपा आ रही है, इसका मतलब घुसपैठी है पश्चिम बंगाल सहित देश से अब कहीं नहीं टिकने पाएंगे, घुसने के रास्ते बंद होंगे और पश्चिम बंगाल में भाजपा का कमल खिलने जा रहा है, खिल जाएगा, ऐसा पूरा विश्वास है। हम लोग तो नीचे का फीडबैक आपको बता रहे हैं। टीएमसी की दशा वही होगी जो यूपी में सपा की हुई, जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की हुई, जो हरियाणा में कांग्रेस की हुई, वही जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुई, उससे भी बहुत खराब दशा टीएमसी की इस वर्ष होने वाले चुनाव में होगी। बंग विजय के लिए बीजेपी के चाणक्य अपनी रणनीति बना चुके हैं। इस रणनीति के तहत इस बार बंगाल में जीत के लिए बीजेपी का टारगेट पिछली बार से 6% ज्यादा हिंदू वोट लाना है। बीजेपी का मानना है कि 6% हिंदू वोट ही उन्हें बंगाल की सत्ता पर काबिज करेगा और टीएमसी राज का खात्मा करेगा। मेरा मखौल उड़ा रही थी ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया, तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या। मैं आपको बताता हूं, 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली थी। आप एक बार देखना, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ज्यादा होने वाला है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। ऐसा नहीं है कि हिंदू वोट बैंक बढ़ाने की कवायद सिर्फ बीजेपी कर रही है। ममता बनर्जी को अच्छे से पता है कि अगर उनका हिंदू वोट उनसे छिटक कर बीजेपी के पाले में गया और मुस्लिम वोट विभाजित हुआ तो उनकी राह मुश्किल हो जाएगी। यही वजह है कि ममता बनर्जी लगातार हिंदुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी। हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महाकाल, रक्षा करो महाकाल। इधर बंगाल में बीजेपी हिंदू वोट बैंक एकजुट करने में लगी है, तो उधर ममता के कोर वोटर पर भी सेंध लगाने की कवायद की जा रही है। हैदराबाद के बड़े ओवैसी और बंगाल के छोटे ओवैसी यानी हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इसके साथ ही हुमायूं लेफ्ट के नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। इसी के तहत हुमायूं मुर्शिदाबाद की रैली में मजलिस के बंगाल अध्यक्ष को अपने साथ स्टेज पर भी ले आए। हम लोग यहाँ पर आए, असदुल्ला साहब ने भेजा है यहाँ पर। अभी जो बंगाल में जेबी पार्टी का जो आज मीटिंग है, उन्होंने हमें निमंत्रण दिया है, उन्होंने हमें इनवाइट किया है। हमने असद साहब से बात की, असद साहब ने कहा आप लोग जाइए, हमारा गठबंधन की कोई बात अभी नहीं है, लेकिन एक भाई हमारा आवाज लगाया, सारी पार्टी वाले वो खड़े हैं, आवाज लगा रहे हैं, तो हमने असद साहब ने वहां से हैदराबाद से आवाज लगाई, हम लोगों को भेज कर हम आपके साथ। ये बात साफ है कि बंगाल में अगर मुस्लिम वोटों में एक निश्चित गिरावट या बिखराव होता है तो टीएमसी के लिए सत्ता में बने रहना कठिन हो सकता है। हुमायूं कबीर ओवैसी के साथ मिलकर ममता के वोटरों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में AIMIM की हुमायूं कबीर से बातचीत भी चल रही है। बंगाल में मुस्लिम आबादी लगभग 27% से 30% के बीच है। 294 सीटों में से लगभग 125 से 160 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की 125 में से लगभग 90 से 95 सीटों पर जीत दर्ज की थी, क्योंकि मुस्लिम वोट पूरी तरह से टीएमसी के पाले में आया था। अगर मुस्लिम वोटों का 15% से 20% हिस्सा टीएमसी से छिटककर कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन, AIMIM या हुमायूं कबीर के पास जाता है तो टीएमसी की सीटों की संख्या बहुमत के आंकड़े से नीचे गिर सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखा गया कि जहां मुस्लिम वोट टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट के बीच बटे, वहां बीजेपी को फायदा हुआ। 2024 में बीजेपी और टीएमसी के बीच वोट शेयर का अंतर 7% रहा। अगर मुस्लिम वोटों में बड़ी सेंध लगती है तो यह अंतर बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त हो गए। ये 2026 का साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है, टाटा बाय बाय कहने का। बंगाल की जनता टीएमसी को कम्युनिस्टों से मुक्ति पाने के लिए आई।
और टीएमसी ने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाने का काम कर दिया। यहां कटमनी, भतीजे की दादागिरी, पुलिस का दुरुपयोग और घुसपैठ एक इंडस्ट्री बना हुआ है। ममता इस फैक्ट शीट के नंबर बड़े गौर से देख और समझ रही हैं। शायद यही वजह है कि टीएमसी एक तीर से दो शिकार करने में जुटी है। टीएमसी एक तरफ हिंदू वोटरों को मंदिर का नाम लेकर रिझाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ एसआईआर का विरोध करने वाले सो कॉल्ड वोटर्स का तुष्टीकरण करती दिख रही हैं। कोलकाता की राजनीति दिल्ली से साधने के लिए ममता दीदी दिल्ली दौरे पर आई हैं। यहाँ वो बजट को लेकर अपनी पार्टी के सांसदों के साथ मीटिंग करेंगी और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करके एसआईआर पर अपने सवाल सामने रखेंगी। बंगाल में जब एसआईआर से लेकर वक्फ बिल तक और मुर्शिदाबाद से लेकर संदेश खाली तक जब हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार के मामले सामने आए हैं, ममता बनर्जी तराजू के एक पलड़े की तरफ ज्यादा झुकी दिखाई पड़ी। वहाँ उन्हें इनका कोर वोट बैंक नजर आया। तो सवाल है कि क्या सिर्फ सत्ता पाने के लिए बंगाल की सीएम ममता ने भड़काऊ पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण का सहारा लिया और घुसपैठियों के मुद्दे पर भी इसी तरह की पॉलिटिक्स करने की कोशिश हो रही है। बंगाल में बीजेपी का सीधा मुकाबला टीएमसी है। बंगाल के पिछले आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी बंगाल में ऊंचाई पर चढ़ती दिखती है तो बाद में ठहर जाती है। बीजेपी 40% वोट के साथ दमदार तरीके से मौजूद जरूर है, लेकिन जब लड़ाई ममता दीदी से आमने सामने की होती है तो बीजेपी 19 और ममता 20 बढ़ती रही है। यही वजह है कि बीजेपी विरासत, बंगाली अस्मिता के साथ विकास के मुद्दे भी उठा रही है। विकास के मॉडल से बीजेपी नए वोटर बनाने में जुटी है तो दूसरी तरफ सनातन एकजुटता की पैरोकारी भी कर रही है। सीए, हिंदू शरणार्थी, डेमोग्राफिक चेंज और घुसपैठियों को मुद्दा उठा रही है। 2021 में बीजेपी को 50% हिंदू वोट मिले थे। अगर इसमें से 5 से 6% और हिंदू वोट जुड़े तो बीजेपी बंगाल में सत्ता पर काबिज हो सकती है। अमित शाह टारगेट लेकर निकले हैं कि इस बार 74% हिंदू वोट बीजेपी के पाले में लेकर आएंगे, यानी सब के सब अपने प्यादे बिठाने में लगे हैं। अब देखना यह है कि कौन बंग विजय का ये सियासी गणित को साध पाता है।